नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप मेरे साथ कक्षा 7वीं की नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के 8वें अध्याय बाजार में एक कमीज के दूसरे भाग का अध्ययन कर रहे हैं। एक भाग हमने इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिया है, तो अब हम इससे आगे का जो दूसरा भाग है उसका अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ तक पहले वाली वीडियो में करवा दिया था मजदूरों का भुगतान। अब आगे शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई। इनकी कीमत $26,000 रखी गई है। हर देश की मुद्रा होती है, उसका एक नाम होता है। जैसे भारत की मुद्रा का नाम है रुपया, उसी प्रकार से अमेरिका की जो मुद्रा है उसका नाम है डॉलर। अर्थात हर कमीज $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि $1 कितने रुपए का है। 1800 को आप 26 से भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि $1 जो है वो कितने रुपए का होता है। एक बार आप अपनी कोशिश कर सकते हो। 1800 रुपये को अगर आप भाग देकर देखिए, इससे क्या बोलते हैं अपने 26 से, तो आपको मिलेगा लगभग 1800 को अगर आप 26 से भाग दोगे तो 69 रुपये जो है मूल्य $1 का है। लेकिन आज वर्तमान में डॉलर का मूल्य बहुत ज़्यादा है, 69 रुपये नहीं बल्कि और भी ज़्यादा है। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज जो है वो प्रति हिसाब से खरीदे। फिर उसने खालिस्तान संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज खालिस्तान स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज 900 रुपये लागत पड़ी। तो आप ये खालिस्तान भरें अपने आप, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। अब चित्र के अंदर जो है आप देख सकते हो, जो ये चित्र दिया हुआ है इसमें क्रय मूल्य 300, यानी जो व्यवसायी ने जो खरीदी थी वो 300 रुपये में, और उसने जो है भंडारण पर, यानी जो यहाँ पर दिया, फिर उसने संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। अब विज्ञापन पर कितने खर्च किए? 400। और उसके बाद लगभग प्रति कमीज स्टोर में रखने के लिए यानी भंडारण के लिए 200। तो इस प्रकार से 300, 400, 700 और 200, 900 रुपये की लागत जो है उसकी कमीज पर आई, जबकि वह उसे 1800 रुपये में बेचता है। एक कमीज पर उसे कितना मुनाफा हुआ? 900 रुपये। वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। जो वस्त्र निर्यातक था, जिसने वस्त्र जो शुरू में जिसने वस्त्र बनाए थे और उसने जो है बेचे, उसने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कीमत के हिसाब से पड़ा। यानी जो उसने कच्चा माल लिया, सूत लिया, और जो भी दूसरी चीज़ें उस पर लगी, उस पर 100 रुपये खर्च हुई। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये दी उसने, और जो कार्यालय चलाने पर खर्च है वो 25 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से लग रहे हैं। तो क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? तो उसने क्या किया कि
कमीज ली 300 रुपये में, निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीज बेची। तो ऐसे में खर्च कितना हुआ था उस पर? उन्हें 100 रुपये के तो कच्चा माल और कमीज पर लगने वाली दूसरी चीज़ 100 और 25 ये यानी उसके लगे 150 रुपये। तो उसने कितने कमाए? 150 रुपये। और बेची कितने, यानी 150 रुपये उसका खर्चा आया और उसने बेची वो 300 रुपये में, तो उसका लाभ बना 150 रुपये। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति कौन है और बाजार में अधिक लाभ न कमाने वाले व्यक्ति कौन है? तो आप अपने दिमाग से इस तालिका को भरें। बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा, यानी कम रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है, यानी निर्यातक को बहुत ज़्यादा कमाई हुई। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या सौपना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? यहाँ चित्र दिया हुआ है एक बहुत बड़ा जो है मॉल है, स्टोर है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़े रखे हुए हैं। ये बड़े बड़े मॉल होते हैं और इसमें रेडीमेड वस्त्र जो है अलग अलग प्रकार के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग जो है तरह के वस्त्र हैं। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो उसे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर जो है डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान सौपना के मामले में हुआ था, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र कारखाने में कामगारों के साथ होता है, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मजदूरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। तो ये अध्याय इतना ही था और इसके बाद ये भी इसके अभ्यास के प्रश्न है। आप इसको दोनों भागों को अच्छी तरह से सुने, समझे
और उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्नों को करें। धन्यवाद।